औरंगजेब की तरह नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में अत्याचार कर करके कब्जा करते जा रहे हैं। वही प्रयास उनका पंजाब में है। मिशन पंजाब चल रहा है इनका। आप देख रहे हैं हर दिन ईडी पहुंच रही है। ईडी को मैं सुपारी किलर कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का। वो एक सुपारी किलर है बीजेपी का। जहां राज्यों में चुनाव होता है वो सुपारी किलर सक्रिय हो जाता है। मालिक आदेश देता है, सुपारी किलर जाता है, राजनीतिक हत्या करता है। तो सुपारी किलर पहुंचा पंजाब और उसने संजीव अरोड़ा के यहाँ छापा मारा और उनको गिरफ्तार करके लेके चले गए। कह रहे हैं साहब इन्होंने मोबाइल का निर्यात किया और उस पर टैक्स नहीं दिया। ऐसे महामूर्ख तरीके से केस ईडी ही बना सकती है क्योंकि उनको राजनीतिक मामला बनाना है। मोदी अमित शाह ऐसे काम करवाते हैं इनसे। एक झूठा बेबुनियाद केस बनाकर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है और मकसद वही है, दबाव बनाना, बीजेपी में शामिल करना। आपने तमाशा बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पे आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत विश्व शर्मा पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। कसम खाओ मोदी जी, आप गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, प्रभु श्री राम के मंदिर में आके कसम खाओ, जिसके ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप कसम खाइए। आपकी मातृ संस्था आरएसएस है, वो भी बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करती है। ये अब नौटंकी देश भर में बंद होनी चाहिए। बंगाल में भी यही किया आपने, वही काम आपने पंजाब में शुरू कर दिया और ये चलेगा पंजाब चुनाव तक, मुझे मालूम है। रोज छापेमारी, रोज छापेमारी। इनके एक एजेंट बैठे हुए चुनाव आयोग में, ज्ञानेश कुमार, उनके माध्यम से पूरे देश में घोटाला कर करके ये चुनाव जीत रहे हैं। संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई कल। बंगाल से खाली हुए, पंजाब में पहुंच गए। काम करने का तरीका क्या है? हर राज्य में ईडी का इस्तेमाल करो, सीबीआई का इस्तेमाल करो, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करो, एसआईआर का घोटाला करो, बेईमानी करो, केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दो और तानाशाही करके चुनाव जीत लो। इनके एक एजेंट बैठे हुए चुनाव आयोग में, ज्ञानेश कुमार, उनके माध्यम से पूरे देश में घोटाला कर करके ये चुनाव जीत रहे हैं। तो अभी मिशन पंजाब चल रहा है इनका। वहां आप देख रहे हैं हर दिन ईडी पहुंच रही है, हर दिन ईडी पहुंच जा रही है। पहले अशोक मित्तल क्या छापेमारी की, भाजपाइयों ने कहा अरे भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। फिर अशोक मित्तल भाजपा में चले गए। मोदी जी ने कहा वॉशिंग मशीन से धुल दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। बाकी भी आम आदमी पार्टी के सांसदों को डराया धमकाया, अब वो उनके साथ चले गए। फिर संजीव अरोड़ा पे छापा मारा। संजीव अरोड़ा के छापे में कुछ नहीं मिला। 3 दिन तक छापेमारी चली उनके यहां। बोले कुछ नहीं मिला, अब क्या करें? बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं मिला तो इसके ऊपर और दबाव बनाओ। तो कल पूरे दल बल के साथ ईडी वहां पे पहुंची। ईडी को मैं सुपारी किलर कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का। वो एक सुपारी किलर है बीजेपी का। जहां राज्यों में चुनाव होता है वो सुपारी किलर सक्रिय हो जाता है। मालिक आदेश देता है, सुपारी किलर जाता है, राजनीतिक हत्या करता है। एक एक व्यक्ति की राजनीतिक हत्या, विरोधियों की राजनीतिक हत्या करता है। तो सुपारी किलर पहुंचा पंजाब और उसने संजीव अरोड़ा के यहां छापा मारा भारी दल बल के साथ और उनको गिरफ्तार करके लेके चले गए। क्या मामला है संजीव अरोड़ा के खिलाफ? कह रहे हैं साहब इन्होंने मोबाइल का निर्यात किया और उस पर टैक्स नहीं दिया। कल उनकी कंपनी की तरफ से जो बयान आया है, ऐसे महामूर्ख तरीके से केस ईडी ही बना सकती है क्योंकि उनको राजनीतिक मामला बनाना है। मोदी अमित शाह ऐसे काम करवाते हैं इनसे। तो कंपनी ने कहा कि भैया मोबाइल जब होता है तो उसका एक ईएमआई नंबर होता है। कोई भी कंपनी अगर मोबाइल बाहर भेजेगी, निर्यात करेगी इसका,
तो उसके ईएमआई नंबर सक्रिय है कि नहीं है पता कर लो, पता चल जाएगा। वो जिन भी देशों में मोबाइल गया है, कह रहे हैं मोबाइल इन्होंने कागजों में दिखाया कि इन्होंने निर्यात किया है, लेकिन वास्तव में इन्होंने निर्यात नहीं किया और पैसे का हेराफेरी किया। यही केस है ईडी का। अब मोबाइल की तो ईएमआई नंबर होती है, तो पता कर लो कि वो मोबाइल जहां पर भेजा गया है संजीव अरोड़ा की कंपनी के द्वारा, वो सक्रिय है कि नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब वो मोबाइल का निर्यात हुआ तो उसकी कस्टम ड्यूटी दी गई कि नहीं दी गई, अपने आप पता चल जाएगा। निर्यात पर कर दिया कि नहीं दिया पता चल जाएगा। तो इसलिए एक झूठा बेबुनियाद केस बनाकर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है और मकसद वही है, दबाव बनाना, बीजेपी में शामिल करना। मैं आज आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी से यह कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच में तुम लोग भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो, सचमुच तुम्हारे अंदर नैतिकता है, ईमानदारी है, और नरेंद्र मोदी जी सच्चे हिंदू हैं, तो मैं उनको चुनौती देता हूं, वहां प्रभु श्री राम के मंदिर में, अयोध्या में आए नरेंद्र मोदी जी और हाथ में गीता लेकर शपथ लें कि जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उसको कभी भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। कसम खाओ मोदी जी, आप गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, प्रभु श्री राम के मंदिर में आके कसम खाओ, पूरा देश आपको देखेगा, लाइव चलेगा सारे टीवी चैनल पे। जिसके ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप कसम खाइए। आपने तमाशा बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पे आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत विश्व शर्मा पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अलग अलग राज्यों में जिसके जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया उसको आपने कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं मंत्री बना दिया, कहीं उसके साथ समझौता कर लिया। इसका मतलब आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं है, आपको विरोधियों को गला दबाकर अपनी पार्टी में शामिल करना है। फिर भी तुम नैतिकता की बातें करते हो, और आपकी मातृ संस्था आरएसएस है, वो भी बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करती है। कसम खाओ ना भाजपाइयों। आपने राजकुमार आनंद हमारे मिनिस्टर के पे छापा मारा, आपने कैलाश गहलोत के साथ पूछताछ की, उनको प्रताड़ित किया, और जिस दिन पूछताछ करते हो, छापा मारते हो, उस दिन कहते हो बड़ा भ्रष्टाचारी, बड़ा भ्रष्टाचारी। फिर इसको भाजपा में शामिल कर लिया। अब वो ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये अब नौटंकी देश भर में बंद होनी चाहिए, ये तानाशाही बंद होनी चाहिए। बंगाल में भी यही किया आपने, वही काम आपने पंजाब में शुरू कर दिया, और ये चलेगा पंजाब चुनाव तक, मुझे मालूम है। रोज छापेमारी, रोज छापेमारी, रोज खबरें बनाओ। आपका ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है पूरा देश जानता है। 1% से भी कम कन्विक्शन रेट है, यानी झूठे मुकदमे बनाते हो दबाव बनाने के लिए। तो इसलिए संजीव अरोड़ा पे झूठा मामला बनाया गया है, उनको प्रताड़ित करने के लिए और दबाव बनाने के लिए। दूध का दूध, पानी का पानी तब हो जाएगा जब मोदी जी आके राम मंदिर में शपथ लें कि हम जिस पर भी आरोप लगाएंगे उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। यह शपथ लेनी चाहिए प्रधानमंत्री को। कि एक पागल हाथी की तरह सरकार जनता को रौंदती जा रही है और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है। आम आदमी पार्टी अपने प्रयास से जनता को जगाने का काम, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम जारी रखेगी
मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका प्रश्न। सुपारी किलर कैसे कंट्रोल में आएगी? देखिए, सुपारी किलर कंट्रोल में तभी आएगी जब जनता उसके खिलाफ खड़ी होगी। पंजाब के बारे में मैं आपसे कह सकता हूं, पंजाब गुरुओं की धरती है और पंजाब ने बड़े बड़े तानाशाहों से मुकाबला किया है और जीत हासिल की है। औरंगजेब की तरह नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में अत्याचार कर करके कब्जा करते जा रहे हैं। वही प्रयास उनका पंजाब में है। पंजाब तानाशाही के खिलाफ खड़ा होने वाला राज्य है और आप देखिएगा कि वहां इनसे दो दो हाथ करेंगे लोग और इनको चुनाव में हराने का काम करेंगे, जमानतें जब्त करा के भेजेंगे। ऐसे ही पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये खतरा उत्तर प्रदेश में भी है, ये भी जान लीजिए आप। यहां भी चुनाव 27 में है पंजाब के साथ, तो यहां भी अंतिम तक आप देखिएगा SIR का घोटाला होगा। आपको पता है बंगाल में एक कैटेगरी इन्होंने निकाली, तार्किक विसंगति। आप लोग हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हिंदी के शब्द चुनाव आयोग ने इस्तेमाल किया। तार्किक विसंगति। वो तार्किक विसंगति क्या थी? 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। वो तार्किक विसंगति क्या थी? किसी का नाम है संजय, हम उत्तर प्रदेश में लिखते हैं SANJAY, बंगाल में लिखते हैं SANJOY, संजॉय, उड़ा दिया नाम। ऐसे 27 लाख नाम उड़ा दिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे क्या दिक्कत है, अगली बार कर लेना वोट मेरे प्यारे, समस्या क्या है, हम बैठे हैं ना, चिंता मत करो, अभी तो हो जाने दो चुनाव, बन जाने दो बीजेपी की सरकार, अगली बार कर लेना, वोट कर लेना। तो क्या बंगाल की 15 राज्य यूपी होने वाली है? 100% आप देखिए, हर राज्य में, अकेले यूपी नहीं मैं कह रहा हूं, हर राज्य में जहां चुनाव, पंजाब में शुरू कर दिया ना इन्होंने, हर राज्य में जहां चुनाव होगा उनका काम करने का एक तरीका बन गया है। चुनाव आयोग को मिलाओ, ED CBI जांच एजेंसियों को छोड़ दो। 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल लगे थे बंगाल में, याद रखिएगा। ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक उतारे, मोदी ने ममता से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक उतारे। आप बताइए डर के मारे कोई निकलेगा? उत्तर प्रदेश के गली गली गांव गांव में केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दिया जाएगा, दो दो थप्पड़ मार मार के सबको कहेंगे घर बैठो, निकलेंगे कोई वोट देने के लिए गरीब आदमी? तो यही इनका काम करने का तरीका हो गया। जिस बूथ पे देखा विपक्षी पार्टी का वोट है वहां वोट कटवा दिया, जाओ टहलते रहो, जुड़वाते रहो। अब मजदूर को कहां इतनी फुर्सत है अपना काम छोड़ के, या कोई कर्मचारी भला आदमी भी है वो रोज रोज जाके अपने एक वोट के लिए चक्कर काटेगा सब काम छोड़ के, उनको मालूम है किसी को इतनी फुर्सत नहीं है। तो इसलिए जो बंगाल का प्रयोग है वो प्रयोग अब हर राज्य में जाएगा। दिल्ली में भी यही प्रयोग किया था इन्होंने, 40,000 वोट कटवाए थे केजरीवाल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, 3,500-4 हजार वोट से चुनाव हार गए वो। सर, चुनाव आयोग तो कह रहा है, हरियाणा में वही किया, महाराष्ट्र में वही किया जी। सर चुनाव आयोग तो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में हमने निष्पक्ष होकर चुनाव कराए थे, लेकिन TMC मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पूर्व मुख्यमंत्री हो गई, वो ये आरोप लगाती रही है कि जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष नहीं हुए। इसको आप किस तरह? मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। वहां पर 27 लाख वोट तो तार्किक विसंगति, जिसको आप 2 मिनट में समझ गई होंगी मैं जो कहना चाह रहा था, तार्किक विसंगति के नाम पे 27 लाख नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया, जो जुड़ नहीं पाया वोट से वो वंचित रह गए। दूसरा, 6 लाख नाम फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद जोड़ दिया। 6 लाख नाम फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद, अंतिम मतदाता सूची बनने के बाद, जो नियम के विरुद्ध है, 6 लाख नाम जोड़ दिया। अब वो किन किन बूथों पे जोड़ा होगा, किसका किसका जोड़ा होगा, किस राज्य का जोड़ा होगा, कहां ब्राजील की मॉडल होगी, पता चल जाएगा आगे। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा, आपको जानकारी होगी, चाहे अलीगढ़ हो चाहे कुशीनगर हो, तमाम ऐसे बड़े एयरपोर्ट खोले गए थे जहां पर अब गाय भैंस चल रही हैं, घास जमा हो गई है, बंद हो चुके हैं। अब जेवर एयरपोर्ट जो खुला है वो तकरीबन सेंटर से 70 किलोमीटर दूर है, वहां के लिए कोई आम सवारी भी मौजूद नहीं है।
तो आपको लगता है जेवर एयरपोर्ट सफल हो पाएगा? देखिए, मुझे जितना पता है कई एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बंद हुए। बंद हो चुके 6 एयरपोर्ट, चित्रकूट का भी है उसमें, चित्रकूट भी है उसमें। हाँ, कुशीनगर का भी है और भी है। तो ये जो एयरपोर्ट बंद हुए हैं ये खोले जाते हैं तमाशा करने के लिए कि देखिए मोदी जी कितने कितने बेचारे दयालु हैं, कितना उनका बड़ा हृदय है कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। जनता भी खुश हो जाती, कहते हाँ हाँ हवाई जहाज में उड़ेंगे, हवाई जहाज में उड़ेंगे, और उनका एयरपोर्ट ही हवाई हो जाता है। हवाई जहाज में उड़ने के बजाय वो एयरपोर्ट ही बेचारा हवा में उड़ जाता है। तो जब तक हम इनके तमाशे की पड़ताल नहीं करेंगे तब तक, और तमाशे की पड़ताल करने के बाद उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। माफ कीजिएगा, इतनी टंकियां टूट गई, आप देखिए पूरे प्रदेश में जन आंदोलन हो जाना चाहिए था इसको। हम लोग जितनी शक्ति ताकत है उठाते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं। हमारी उतनी बड़ी सांगठनिक शक्ति नहीं है, लेकिन बोलते हैं, जितनी भी ताकत है बोलते हैं। आपको अपने सवालों 95, अब आप सोचिए 9,508 स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीचर है। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? जो ये कहते हैं जिस हिंदू का खून न खोला, किसी हिंदू का खून नहीं खोल रहा भाई। इस पे हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक ही उनको टीचर के भरोसे छोड़ दिया गया है स्कूल को, कोई नहीं बोलता है। तो ये सवाल है कि आपने जो कहा जनता का पैसा हजारों करोड़ रुपए अपने तमाशा और नौटंकी के लिए आपने खाली बहा दिया पानी की तरह, और वो एयरपोर्ट नहीं चल रहे हैं, वहां जाने की सुविधाएं नहीं है, आपने कोई चीज देखा नहीं, तो ये तो एक प्रकार से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, 6 नए मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जा रही है। अब 6 महीने के लिए आप 6 नहीं और बना लीजिए, इसमें क्या मैं बोलूं भाई। 6 महीने के लिए आपको मंत्री बनाना है, आप 6 के बजाय 12 बना लीजिए। हम तो सीधी बात कह रहे हैं, आपके मंत्रिमंडल का विस्तार हो, आपकी सरकार हो, लोगों के भले के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर हम महिला अपराध में नंबर 1 हैं, अगर हम सरकारी स्कूलों की दुर्दशा में नंबर 1 हैं, अगर हम किसानों की आत्महत्याएं नहीं रोक पा रहे हैं, उनको उनके फसल का दाम नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हर दिन बुलडोजर चला के लोगों के रोजमर्रा के रोजगार को छीन रहे हैं, तो हमारी सरकार की उपलब्धि क्या है? आप खूब मंत्रिमंडल का विस्तार कर लीजिए, आप खूब सरकार की वाहवाही अपने तरफ से विज्ञापन लगा लगा के कर लीजिए। आपको लग रहा है कि 27वें चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है इससे ओबीसी और ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, ओबीसी ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए आप मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में उनको जमीन पर कोई आप फायदा नहीं देंगे तो लोग इतने मूर्ख नहीं है। खासतौर से उत्तर प्रदेश है, आप समझ सकते हैं, यहाँ तो सब हर चौराहे पर नेता आपको मिलेंगे, तो सबको ये समझ में आता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप जैसे आपको ही समझ में आ रहा है कि भाई ये ब्राह्मण और पिछड़ों को खुश करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार है, तो ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे ही सब समझते हैं इस बात को। तो ये चुनावी विस्तार है, और जब इसको हकीकत में जनता वोट देने के लिए आएगी तो बहुत सारी चीजों का मूल्यांकन करके ही वोट देगी, और देना चाहिए। मैं तो ऐसा समझता हूं कि ये जो आपको उन्माद की राजनीति में फंसा के वोट लिया जा रहा, आप बंगाल की हालत देखिए ना, रोज हिंसा हो रही वहां। संजय जी, मेरा एक सवाल हो रहा है, बंगाल के रिजल्ट के बाद क्या लगता है कि यूपी और पंजाब की जनता ये जानना चाहती है कि इंडिया गठबंधन की तैयारी क्या रहेगी इसके बाद, क्योंकि काफी बड़ा परिणाम आया है। देखिए, मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि सड़क से लेकर संसद तक पहली लड़ाई चुनाव की निष्पक्षता के लिए होनी चाहिए, और उसमें सारे विपक्षी दलों को सड़क पर उतरना पड़े तो उतरना चाहिए, संसद में आवाज एक साथ मिलकर लगानी पड़े तो लगानी चाहिए। एसआईआर के मसले पर पहले भी आम आदमी पार्टी विपक्ष के साथ थी, और हम लोग साथ में लड़ेंगे उसके लिए। पहले चुनाव तो निष्पक्ष कराने की व्यवस्था कर लीजिए, चुनाव तो सही ढंग से हो इस देश, वरना तो लोकतंत्र का क्या मतलब बचेगा। ज्ञानेश जी का इलाज करेंगे आप लोग? नहीं, ज्ञानेश जी से कोई व्यक्तिगत, वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं मोदी जी के। हमारी आपत्ति इस बात से है, ज्ञानेश कुमार
एक व्यक्ति के रूप में कैसे हैं, हमसे उनसे क्या लेना देना है। एक चुनाव आयोग के इतने बड़े पद पर बैठकर जहां टीएन शेषन जैसे लोग रहे हों। कल एक मैं खबर पढ़ रहा था, जनता दल जब जिस चुनाव लड़ रही थी, दूरदर्शन पे व्हील साबुन के प्रचार रोक दिए गए थे क्योंकि उसमें चक्र बना था। इस प्रकार से चुनाव आयोग काम करता था, ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाते थे और तमाम पक्ष विपक्ष की सरकारें रही, सबने माना चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग खुद ही नतमस्तक है, वो कह रहा बताइए हुजूर क्या करना है। कहते हैं ऐसे करना है, बोले हाँ कर देंगे, बस एक आध हमारे रिश्तेदार को कहीं डीएम, कहीं एसपी, कहीं बड़ा अधिकारी बना दो, बोले हाँ हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो सीधा लेन देन का खेल चल रहा है। तो सर कैसे निपटेंगे, क्योंकि पंजाब भी आपने कहा, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होना है। भैया निपटने को तो 190 साल तक अंग्रेज रहे इस देश में, उनसे भी तो लोग लड़े ना। अगर हमारे क्रांतिकारी महापुरुष, हमारे योद्धा ये मान लिए होते कि ये तो अंग्रेजों का शासन है, कहीं कभी डूबता ही नहीं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक इनका सूरज नहीं डूबता, इतने दुनिया के इतने बड़े हिस्से पे इनका शासन है, तो वो लड़ते ही नहीं। उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दिया, अहिंसात्मक आंदोलन किया, जेल में गए, सत्याग्रह किया, देश को आजाद कराया। तो अभी आपके लोकतंत्र पर जो लूटतंत्र हावी हो रहा है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा लोगों को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।